तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2025। दोस्तों, आने वाले 2025 के लिए आप लोग को शुभकामनाएं कि आप लोग जो है ना बिल्कुल मंगलम हो आपके जीवन और आप लोग तरक्की करें, फले फूले। चलिए, इसके साथ आज हम लोग क्या देंगे, COP30 का सम्मेलन जो 2025 में होने वाला है उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस और COP30 में भारत का रुख क्या रह रहा है। साल 2025 में होने वाले COP30 क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। विश्व रूप से ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की अपेक्षाएं और ग्लोबल नॉर्थ विकसित देशों की जिम्मेदारियां इस सम्मेलन में केंद्रित रहेगी। भारत जो ग्लोबल साउथ में अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं, न केवल जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे को उठा रहे हैं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में नेतृत्वकारी पहल भी कर रहा है। अब भारत की भूमिका इसमें हम देखेंगे पॉइंट में, तो जलवायु वित्त और समानता की मांग कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत ने हमेशा जलवायु वित्त के समाधान इक्वेलिटी की वकालत की है। लॉस एंड डैमेज फंड नुकसान और क्षति कोष की स्थापना पर भारत का जोर रहा है। यह कोष उन देशों की मदद के लिए जरूरी है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा, बाढ़ आदि। जैसे अभी हम मॉरिशस का अभी बात आप लोग अगर देख ले अभी फिलहाल में कि क्या हुआ था अभी मॉरिशस में और कैसे मॉरिशस जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूबने के कगार पर है। उसके बाद अमेरिका का नंबर है, चाइना का है और भारत में भी गोवा और आपको बंबई की जो बात कही जाए तो भारत भी इसको लेकर चिंतित है। और ये बात हरदम ग्लोबल वार्मिंग की जो फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज की जब बात होती है, जब सम्मेलन होता है तो भारत बिल्कुल ठोस तरीका से अग्रणीय होकर बात करता है। भारत का कहना है कि विकासशील देश में को उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उनका योगदान अहम है। किनको विकसित देश डेवलप कंट्री के लिए अहम है और विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक है। समझ गए। नवीकरणीय ऊर्जा की पहल कदमियां भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अभियान और दूरदर्शी योजना शुरू की है। भारत अपने देश में भी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यह मिशन भारत को हरित ऊर्जा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का क्या योगदान है। भारत ने सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पहल करता रहा है और कर रहा है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की सतत और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंचाना और प्रदान करना है। पंचमुक्त पहल COP26 में भारत ने 2070 से पहले तक शुद्ध शून्य ऊर्जा नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य घोषित किया था और इससे 5 प्रमुख प्रतिबद्धता पंचमुक्त की योजना का प्रस्तुत किया था। ग्लोबल साउथ की आवाज, ग्लोबल साउथ की आवाज कौन बन रहा है, भारत बन रहा है। भारत, हिंदुस्तान, अपना इंडिया। भारत ने वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की चिंताओं को मुख्य रूप से उभारा है और उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। उन देशों पर जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं लेकिन उनके पास उनसे निपटने के लिए कोई पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो अभी इसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है तो ये जो विकासशील देश हैं ये किन पे आधारित है, विकसित देशों पर आधारित हैं। उन पे आश्रित है कि वहां से टेक्नोलॉजी मिले और उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले कि वो इससे जो है ना निपटे और अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। अब इसमें चुनौतियां भी हम देखेंगे। विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं की कमी। जलवायु वित्त पर विकासशील देशों ने 2009 में वादा किया था। अभी किनसे वादा किया था? विकसित देशों ने विकासशील देशों से वादा किया था कि 2020 तक हर साल $100 बिलियन देंगे, लेकिन यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और विकसित देशों का ध्यान अपने आर्थिक हितों पर अधिक रहता है और जलवायु वित्त का तकनीकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दों पर गंभीर नहीं देखते क्योंकि उनको तो चाहिए भाई ग्लोबल मार्केट चाहिए उनको
वो अपने मार्केट देख रहे हैं, विकसित देश, डेवलप कंट्री, वो विकासशील देशों को कहाँ मदद करेंगे। उनको ये है जो हम ये पैसे इनको फंड अगर हम दिया जाए, इनको कॉपरेट किया जाए, तो हम इसके बदले क्यों नहीं वहां पे अपना डेवलप किया जाए, अपना जो है इन्वेस्ट किया जाए, अपना मार्केट, अपना बाजार वहां स्थापित किया जाए। यही चल रहा है। यूरोपियन यूनियन की बात कही जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात कही जाए, या अमेरिका, यूएसए की बात कही जाए, या फिर मिडिल ईस्ट की जो डेवलप कंट्री है उनकी बात, या फिर आप जापान की बात कहें, तो ये सब कंट्री जो है ना अपने अपने लाभ के लिए अपना सृजन देख रहे हैं, अपने बाजार देख रहे हैं। अब यहाँ पे जलवायु का भी बात उठाया जाएगा। COP29 तो अभी हुआ था, आपको बाकू में हुआ था, अजरबैजान की राजधानी में। वहां भी फ्यूल्स की और लकड़ियों की कोल से जो उत्सर्जन होने वाले गैसेस थे, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता प्रभाव के लिए रोकने की बात कही गई थी, और COP30 में भी यही बात कही जाएगी। अब जलवायु क्लाइमेट अन्याय की अगर बात कही जाए, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सबसे अधिक उन देशों पर पड़ रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो वैश्विक उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान देते रहे हैं। मतलब उनके यहाँ जो है ना गैसेस भी उत्सर्जन नहीं हो रहा है, कोल का भी कुछ उतना उनका वो नहीं रहा है, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग में भी उनके कोई भागीदारी नहीं रही है, और फिर भी जो है ना उनके यहाँ खतरा बढ़ रहा है। भारत जैसे देश विकसित देशों से ये सुनिश्चित करने की मांग करता रहा है कि उनके वादे केवल घोषणाओं तक सीमित रहे हैं, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब यहाँ पे भारत COP30 में एक मजबूत नेतृत्वकारी भूमिका में रहेगा, और ये मांग करता रहेगा कि जो है विकासशील देश को विकसित देश ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत का यह सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी कि जलवायु वित्त, तकनीकी हस्तांतरण और हरित ऊर्जा को लेकर ठोस नीतियां बनाई बने और इस पे ठोस कदम उठाया जाए। हालांकि विकसित देशों के सहयोग में अभी कमी है, और जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस की अनदेखी इस प्रयास में बाधा डाल सकती है। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि COP30 से पहले जलवायु परिवर्तन पर चर्चाएं हो रही है, और भारत जैसे विकासशील देश जो बोला जाए वैश्विक स्तर पर न केवल अपनी भूमिका निभा रहा है, बल्कि इस विषय को निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है, और इसमें योगदान भी दे रहा है, और योगदान देने की विकसित देशों से बात भी कर रहा है। जलवायु वित्त और ऊर्जा संस्करण की अगर बात कहे जाए, तो पहले COP30 के एजेंडो को दिशा निर्देश दे सकती है। कौन देगा? भारत दे रहा है। भारत और उनको भी बोल रहे हैं, विकसित देशों को, डेवलप कंट्री को भी बोल रहे हैं, विकासशील देशों के लिए भाई कुछ करो। भारत का रुख साफ है, जलवायु परिवर्तन के समाधान में समानता और न्याय की प्राथमिकता देनी चाहिए। COP30 इस देश में भारत को कोशिश रहेगी कि वैश्विक समर्थन दिलाने में एक अहम मंच बन सकता है। कौन बनेगा? भारत बनेगा, और भारत का ये पूरा साफ सुथरा एजेंडा है। COP39 के सम्मेलन में भारत ये साफ स्तर पर डेवलप कंट्री से बोलने वाला है कि आप लोगों का योगदान क्या है। पहले आप लोगों ने जो